तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं और सवाल हमने ब्रेक के पहले छोड़ा कि आप फिर से लॉकडाउन लगेगा। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान है, जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ। अक्सर आप उनको आज तक पर सुनते आए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जब से शुरू हुई तब से वो अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर अंशुमान, क्या सरकारें ठीक तरीके से लड़ रही कोरोना से, आपको लगता है, या हमारे सिस्टम में चूक है? जी रोहित जी, मैं सारा डिबेट सुन रहा था, सारे एक्सपर्ट प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए, कोरोना का मैनेजमेंट जो भी हमारे कंट्री में हुआ है, प्योरली पॉलिटिकल मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट हुआ है। मेडिकल मैनेजमेंट बहुत कम हुआ है, मोर ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट लेने की होड़ ज्यादा रही और मैनेजमेंट कम, चाहे नंबर ऑफ टेस्टिंग हो या सीलिंग द बॉर्डर ऑफ स्टेट, क्योंकि दूसरी पार्टी का अगर वहां पे है गवर्नेंस तो उसको सील करना। इसीलिए गुड गवर्नेंस एंड गॉड गवर्नेंस में फर्क हो जाता है। इंडिया अभी गॉड गवर्नेंस पे चल रहा है, भगवान जो कर दे वो हो जाएगा। गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है, न्यूजीलैंड बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे मेडिकल में। न्यूजीलैंड में जिस तरह से प्लानिंग करी और जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया है, वो एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी जिसको हमें देखना चाहिए। हमारा कंट्री एक फेडरल स्ट्रक्चर का कंट्री है। हेल्थ खर्च में इज मैटर ऑफ स्टेट। एट द सेम टाइम राघव जी बोल रहे थे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, तो केंद्र को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना है। इसमें लड़ाई की कोई जगह नहीं थी। आज 10 महीने बाद भी हम किस बात पे लड़ रहे हैं? नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए, ऑक्सीजन की फैसिलिटी है या नहीं, बेड है या नहीं। तो 10 महीने में हमने क्या किया? चूक तो हुई, इसमें कोई दो। सुप्रिया जी बोलिए अपनी बात। अब हाथ उठाए थे आप ब्रेक के पहले। रोहित जी, मैं सिर्फ दो बातें ये कहना चाहती हूँ कि समय रहते सोचने की जरूरत है। लोगों का कहना है, ये मुझे नहीं पता इसका क्या साइंटिफिक बेसिस है, डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे वो बता सकते हैं कि जाड़ों में कोरोना और बढ़ेगा। अगर स्थिति वाकई ऐसी तो इस समय युद्ध स्तर पर उसके बारे में हमें प्रिपरेशन करना होगा। अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही नीति आयोग के डॉक्टर विवेक पॉल ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, विजय पॉल ने, कि दिल्ली में केसेस बढ़ेंगे। हमने तब उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता हमने किया, अगर किया होता तो इस समय की कहर ना होती। और आपके चैनल पर लगातार आप पिक्चर दिखा रहे हैं और मुझे लगता है हम सब राजनीतिक पार्टियों को हाथ जोड़कर लोगों से अपील करनी चाहिए कि इस तरह की भयावह दृश्य जो हम देख रहे हैं, चाहे मार्केट हो, चाहे सड़कें हो, चाहे आम जगह हो, शादी तो देखिए हो ही जाएगी, लड़का लड़की साथ रह ही लेंगे, लेकिन अगर 200 के बजाय 100 लोगों में शादी हो सकती तो आप सुरक्षित रहिएगा, मुझे लगता है। और दिल्ली के अंदर इस समय हम 1400 के नए आईसीयू बेड्स वेंटिलेटर वाले लगाने जा रहे हैं। सॉरी टू से, केंद्र सरकार भी सहयोग जब ये आंकड़ा रखते हैं बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पास इतने इतने बेड हैं, लेकिन आदमी जब डॉक्टर अंशुमान जाता है अस्पताल के दरवाजे खड़ा होता है उसमें और वो बताता है कि मेरा रिश्तेदार मर रहा है, उसको जगह नहीं मिलती। डॉक्टर अंशुमान एक सेकंड मैं डॉक्टर साहब से, सर मैं पॉइंट है, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। आप 10 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब से कमेंट लेता हूं कि ऐसा क्यों होता है। बोलिए। हाँ जरूर। देखिए, मैं ईमानदारी की बात करता हूं। आप हमारा कोरोना मोबाइल ऐप खोल लीजिए, उसमें आपको 7,500-8 हजार बेड जो आज भी खाली हैं वो दिख जाएंगे कौन कौन से अस्पताल में। लेकिन ये हो सकता है रोहित जी कि मान लीजिए आप साउथ दिल्ली में रहते हैं और आप कहें कि मैक्स अस्पताल जो साउथ दिल्ली में उसके अंदर मुझे एक बेड चाहिए, हो सकता है वो अस्पताल फुल हो गया हो। सर, आदमी जब मर रहा होता है ना, वो 4 किलोमीटर दूर अपने पड़ोस का अस्पताल नहीं ढूंढता, वो एक अस्पताल ढूंढता है जहां उसकी जान बचने की थोड़ी सी उसको उम्मीद मिल सके। वो ये नहीं सोचता कि मुझे 5 सितारा में ही रहना है। इसीलिए अप्रैल मई के महीने में ही अरविंद केजरीवाल जी की दूरदृष्टि ने ये समस्या समझी और मोबाइल ऐप इजाद करी, ताकि आप सर फिर वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ राघव जी, या तो आप समझ नहीं रहे या समझना चाहते नहीं। ऐप पे बिस्तर मिलना और अस्पताल में मिलना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर अंशुमान, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। राघव जी, आप और मैं यहीं बैठ के डिस्कस कर चुके हैं लाइव। ऐसे पेशेंट्स के परिवार भी बैठे जिन्होंने जान गंवा दी और शर्मिंदगी हुई उस समय हम लोगों को कि एक आदमी बैठ के टीवी पे रो रहा है। भाई रोहित जी कमाल की बात करते हैं। राघव जब मोबाइल एप्लीकेशन आया था तो सुन लीजिए जब ये मोबाइल एप्लीकेशन आया था, सुनिए हाँ। जब मोबाइल एप्लीकेशन आया था तो शुरुआती 3-4 दिन के अंदर कुछ परेशानियां थी जो आपके चैनल ने भी दिखाई थी, तो वो ऐप तब नहीं थी। ठीक है, उन परेशानियों को दूर किया। चलिए, मैं इसको सरकार की नहीं, मैं अस्पताल प्रबंधन की अगर दिक्कत मानता हूं तो डॉक्टर अंशुमान मुझे लगता है बेहतर बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब ऐप पे बिस्तर मिलता है, अस्पताल में क्यों नहीं मिलता? आदमी अस्पताल के दरवाजे कैसे मर जाता जाके? डॉक्टर साहब बोले, फिर संबित पात्रा बोलेंगे। जी रोहित जी, इसको पहले तो समझ लें, पहले डिकोड करने की जरूरत है। जब अस्पताल बिस्तर की बात होती है, नंबर ऑफ बेड्स की बात होती है, तो हम बात करें पब्लिक हेल्थ सेक्टर, मतलब सरकारी अस्पताल, सरकार द्वारा चलाए हुए अस्पताल की बात करें, प्राइवेट की बात ना करें। उसका कारण ये है
कि पहले पब्लिक हेल्थ सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। बेड का मतलब नहीं होता है बिस्तर खाली, नर्सेज, आइसोलेशन, डॉक्टर्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वेंटिलेटर रन करने के टेक्नीशियन, इन सारी व्यवस्थाओं के साथ कितने बेड्स हैं गवर्नमेंट के पास, उसमें क्या उचित सुविधा है कि वो पब्लिक वहां नहीं जाना चाहती है। तभी तो बात होती है प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड को ऑक्युपाई या आरक्षित करने की। वो बिल्कुल कीजिए, लेकिन पहले सरकारी अस्पताल फुल हो जाए, स्पिल ओवर बेड्स, तब जाके प्राइवेट की बात होती है। ये नहीं हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल फर्स्ट प्रेफरेंस बन गया है, लेकिन पेमेंट आउट ऑफ पॉकेट पेशेंट को देना पड़ता है। ये गलत हो रहा है। पहले सरकारी अस्पताल में सुविधाएं, ये पेंडेमिक है, ये कोई बाई चॉइस किसी ने नहीं लिया है। अगर ऐसी बीमारी के लिए सरकारी व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त है, अगर राघव जी को ऐसा लग रहा है दिल्ली में दुरुस्त है, तो बता दें कहां दुरुस्त है, कितने बेड्स हैं, कितने ये। मैं बता देता हूं, बता दूं मैं रोहित जी? आप छोटा सा जवाब दें, फिर संबित पात्रा वेट कर रहे हैं, उनके पास जा रहा हूं, बोलिए। देखिए, ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि पहले इंसान सरकारी अस्पताल में जाए उसके बाद प्राइवेट में जाए। ये तो मरीज पे डिपेंड करता है उसको किस अस्पताल में जाना है। बहुत लोग निजी अस्पताल प्रेफर करते हैं, बहुत लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, माननीय डॉक्टर साहब, अगर आप उसे अपनाएं, उसे खोलकर देखें, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि कौन से अस्पताल में कितने बेड अवेलेबल हैं। निजी अस्पताल कुछ 2-4 होंगे जिसमें बेड्स अवेलेबल नहीं होंगे, दिल्ली भर में बेड्स अवेलेबल हैं। और मैं आपको ये बता देता हूं, आज से पहले ये स्थिति नहीं थी। आज से पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल फिजिकली जाकर मरीज को चेक करना पड़ता था। आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जब ये मोबाइल ऐप लाई गई है, तो आपको भी आसानी है, हर मरीज को आसानी है। आज बेड्स की संख्या जितनी दिल्ली में है प्रति मिलियन आबादी पर, देश के किसी राज्य में नहीं है। जांच प्रति मिलियन की आबादी पर जितनी दिल्ली में है, देश के किसी राज्य में नहीं है। आज की अखबार में छपा एक खबर पढ़ के सुनाता हूं, सुनिएगा, केवल उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं वैसी एक खबर अखबार में भी छपी है, जिसका हेडलाइन ये कहता है, कोविड प्रबंधन में यूपी की देश दुनिया में तारीफ, दिल्ली और महाराष्ट्र को फटकार, बेहतर प्रबंधन के लिए पीएम और डब्ल्यूएचओ ने की है योगी सरकार की तारीफ। तो भाई हर सरकार जब बैठती है, सर, जब हर सरकार बैठती है, अरे भाई मैं क्या बता रहा हूं, आप भी तो अपनी प्रेस रिलीज ही पढ़ रहे हैं बैठ के, चड्डा जी, आप भी तो अपनी प्रेस रिलीज पढ़ रहे हैं बैठ के। मैं वही तो बता रहा हूं कि वही तो मैं कह रहा हूं कि प्रेस रिलीज और जमीनी हकीकत में अंतर है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, तो हमारे रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है कि आईसीयू बेड खाली नहीं है, सब जगह आईसीयू बेड की स्थिति ये है। अब बात यूपी में कोरोना भाग गया है, मैंने कहा ना, तो जांच ही नहीं हो रही है। मैंने कहा ही ना सर, यूपी में तो जांच ही नहीं, फिर वही बात। अब ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, फिर मैं उनकी प्रेस रिलीज पढ़ देता हूं, फिर जो उसमें छपा है, तो वही तो ना, आप अपनी प्रेस रिलीज पढ़ें, वो अपनी प्रेस रिलीज पढ़ें। इसलिए सवाल यह है संबित पात्रा, सारी चीजों का इलाज क्या केवल लॉकडाउन है? हर व्यक्ति यही पूछ रहा है, उसके मन में डर बैठ गया, क्या फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, क्या सब कुछ बंद हो जाएगा एक बार फिर से? संबित पात्रा, लास्ट कमेंट। मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो जो यहां कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत दूरदर्शी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऐप बना दिए और उत्तर प्रदेश की सरकार तो केवल प्रेस रिलीज दे रही है। देखिए, ये जनता है, सब जानती है। कल ही अखबार में मैं पढ़ रहा था, देश में हर 5वां मृत्यु जो हो रहा है वो दिल्ली के कारण संख्या वृद्धि हो रही है। एवरी 10th इन्फेक्शन इज इन दिल्ली। तो दिल्ली आज एक छोटा सा राज्य होते हुए भी जिस प्रकार उसका कंट्रीब्यूशन डेथ और संक्रमण हम सबके सामने है। जब घर घर में सर, देखिए, मैं तो चिल्लाने रहा था बीच में, रोहित जी हम सब शांति से सुन रहे थे ना। देखिए रोहित जी, आज दिल्ली में आप स्मशान घाट में जाइए, परिस्थिति खराब है। कुछ संख्याएं आप टेस्टिंग कीजिए, नहीं करिए, डेड बॉडीज की संख्या कोई छुपा के नहीं छुपा सकता है। लोग जानते हैं क्या परिस्थिति है। जहां तक लॉकडाउन का विषय है, मैं यहां पे मतलब हमारी सरकार है आज केंद्र में, केंद्र की तरफ से इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक हम जानते हैं कोई लॉकडाउन केंद्र की सरकार नहीं लगा रही है। मैं कोई केंद्र सरकार का अथॉरिटेटिव स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मगर इतना कह सकता हूं कि जो लॉकडाउन की अवधि थी, लॉकडाउन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था रिसोर्स मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस को फैलाना, कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, भीड़ में ना जाना। और मैं आज भी अपील करना चाहूंगा कि आज इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद हम अनलॉक में गए हैं, तो हम अगर अवेयर नहीं होंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। पार्टी चाहे हम आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं, बीजेपी के या कांग्रेस के हो सकते हैं, कोरोना पार्टी में भेद नहीं करता है, कोरोना इंसान को होता है। अपनी जान की जनता खुद जिम्मेदार है। मतलब नहीं, सरकारों को मिलकर काम करना होगा और हमें भी जागरूक होना होगा। ये दोनों हाथों को एक साथ मिलना होगा, तब जाके कोरोना भागेगा। हम सबकी रिस्पॉन्स। ठीक है सर, राघव चड्ढा कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन माफी के साथ राघव समय बचा नहीं है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।